जय हिंद। आज हम लोग फिर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण में हमको सिर्फ वेक्टर फॉर्म दिखाना है। वेक्टर फॉर्म जो कि 11th में 4th चैप्टर में तुम्हारा शायद 3rd या 4th चैप्टर है, और वहाँ पर वेक्टर का नॉर्मली क्लास दी हुई है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 फिजिक्स। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम बल का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स का हम जो है इसमें सदिश निरूपण क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमको आवेशन पढ़ाई दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। कूलॉम का सदिश निरूपण, कूलॉम बल का सदिश निरूपण, हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कूलॉम बल का सदिश निरूपण। इसको इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। देखो, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। वेक्टर फॉर्म को हमको अगर किसी को मान लीजिए वेक्टर में दिखाना है, अगर किसी को सदिश में दिखाना है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। वेक्टर क्या का मतलब होता है, सदिश। सदिश का मतलब होता है वेक्टर। अगर हमको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना तो सदिश के फॉर्म में, तो सदिश के फॉर्म में दो चीज होना बहुत आवश्यक है। दो चीज क्या होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे सदिश में दिखाना है तो सदिश में हम तभी दिखा सकते हैं जब उसमें दो चीजें होंगी। वो दो चीजें कौन सी चीजें हैं, हमने कहा एक तो हो गया परिमाण, और इनटू में जो होगा उसकी दिशा। अगर ये दोनों हैं आपकी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, अगर दोनों का मल्टीपल है वहां पर, तो हम मानेंगे क्या है कि वेक्टर है, नहीं तो स्केलर हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए तुमको इसकी क्या होती है, बहुत आवश्यकता होती है। वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए दो ओरिजिन होते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। कोई चार्ज है Q1, Q2 और कोई एक चार्ज है Q1। कोई चार्ज है Q1 और Q2, और वो भी इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कोई चार्ज है Q1 एंड Q2। तो अगर मुझको सबसे पहले अगर दिया है तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने से पहले हमको स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है, स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या होती है, उसके पहले क्या किया जाता है, x, y एक एक्सिस खींचा जाता है, एक अक्ष बनाया जाता है। ये तुम्हारा होगा मूल बिंदु 0, और ये होगा x और ये होगा y। x और y को क्या किया जाता है, बताया जाता है इसको स्थिति सदिश दिखाने के लिए। स्थिति सदिश हम तब दिखाएंगे जैसे कोई मान लीजिए पॉइंट है Q1 और Q2, दो चार्ज हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2, और उनको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की परिमाण वाली दिशा होनी चाहिए, लेकिन उसको तभी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, उसके पहले कुछ क्या होने चाहिए, आपके पास दो अक्ष होने चाहिए जो x और y को दिखाते हैं। उसके बाद अब क्या होने चाहिए, हमने कहा कि इस पॉइंट से इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इससे क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो इससे इसको मिला देता हूँ तो इसको बोलोगे R1 वेक्टर। इसको क्या बोलोगे, R1 वेक्टर। इसको क्या बोलोगे, R1 वेक्टर। अर्थात क्या बोलोगे, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर अर्थात R1 जो है वो Q1 का सदिश है। क्या है, Q1 का स्थिति सदिश है। क्या है, Q1 का स्थिति सदिश है। देखो, जो R1 वेक्टर है वो Q1 का स्थिति सदिश है। ये क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश, अगर इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन वेक्टर।
इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं? पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि पढ़ाया भी जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे? आर। उसी प्रकार मैं मान लेता हूं कि एक इससे पॉइंट से लेकर के इसको मिला दिया, तो इसको बोलेंगे R2 का वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? R2 का वेक्टर। तो ये भी क्या हुआ? आप Q2 का स्थिति सदिश है R2 जो वेक्टर हुआ वो Q2 का स्थिति सदिश है, तो हम लिख लेते हैं। तो R1 का वेक्टर क्या होगा? R1 इक्वल टू वेक्टर क्या होगा? Q1 का आवेश, Q1 का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश। क्या बोला? R1 जो वेक्टर हो वो आवेश Q1 का क्या है? स्थिति सदिश है। आवेश Q1 का क्या है? स्थिति सदिश। अर्थात इसका ये जो पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है कि इसकी जो Q1 की पोजीशन है किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर मैं पूछूं कि R1 की स्थिति सदिश, स्थिति मतलब उधर की डायरेक्शन पूरी उधर को है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन Q1 की ओर है। अगर Q1 की किसके सापेक्ष स्थिति है? तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है। तो R1 क्या है? Q1 की स्थिति सदिश है और किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। अब मैं बात करता हूं R2। अब मैं करता हूं R2 का वेक्टर। R2 का वेक्टर, R2 वेक्टर क्या हुआ? आवेश Q2 की, इसमें क्या होगा? आवेश Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। आवेश Q2 की क्या है? स्थिति सदिश है। आवेश Q2 का स्थिति सदिश, अर्थात ये जो तुम्हारा R2 है ना, इस Q2 की स्थिति सदिश दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन इस ओर है। अगर मैं पूछूं किसके सापेक्ष, तो आप बोलोगे मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अगर आप बोलोगे मूल बिंदु के सापेक्ष। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इससे इसको मिला दूं, Q1 से Q2 को मिला दूं, सॉरी, अगर ये दिया रखा है और मैं क्या कर रहा हूं, Q1 से Q2 को क्या कर रहा हूं? मिला दूं। Q1 से Q2 को मिला दूं, Q1 से क्या कर दूं? Q2 को मिला दूं, तो इस पर क्या बोलोगे? आवेश Q2 पर Q1 की स्थिति सदिश। अर्थात अगर बोलोगे आवेश Q2 की जो स्थिति सदिश होगी Q1 के सापेक्ष, तो इसका जो नाम होगा वो रखोगे R21 का वेक्टर। R21 वेक्टर, वेक्टर R21। अगर मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं कि Q2 से मैं Q1 की ओर मिला दूं, तब क्या होगा? बहुत जरूरी है ना। तो इसको हम लिखेंगे आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे R12 वेक्टर। आवेश Q1 की जो स्थिति सदिश होगी Q2 के सापेक्ष। तो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि R21 वेक्टर क्या होगा, तो आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। अर्थात मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं Q1 की स्थिति सदिश Q2 के ओर ले जा रहा हूं, तो जो Q2 की स्थिति सदिश होगी, मैंने कहा कि ये क्या है? इसकी स्थिति सदिश है, पर यहाँ पर मूल बिंदु से, ना कि किसी चार्ज से। अब मैं किसी एक चार्ज से, किसी पार्टिकुलरली एक चार्ज से बोल रहा हूँ, तो एक चार्ज की स्थिति सदिश उसके सापेक्ष हो जाएगी। तो इस चार्ज की स्थिति सदिश इसके सापेक्ष, और जब मैं यहाँ से यहाँ लाया तो इसकी स्थिति सदिश इसके सापेक्ष। कंडीशन सेम हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर। अब मैं अगर R12 की बात कर रहा हूँ, तो आवेश Q1 की स्थिति सदिश, स्थिति यहाँ सदिश होगा, आगे स्थिति सदिश यहाँ पर क्या होगा? सदिश होगा।
आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 मतलब आवेश Q2 के सापेक्ष। मैंने कहा कि R12 का मतलब क्या हुआ, R12 का मतलब क्या हुआ कि चार्ज Q1 की जो स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर वो Q2 के क्या है, सापेक्ष है, अर्थात Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश। तो इसको किस वेक्टर में लिखेंगे, R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। रात्रि के 11 से 1 हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब आवेश Q1 की जो स्थिति सदिश होगी वो क्या होगी, Q2 के सापेक्ष हुआ। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर पहुंच रहा हूं, तो जो मैं किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मुझे जाना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मुझे यहाँ इस मकान में जाना है, ठीक। अब मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि मकान क्या कहाँ है कैसे है, और मैं इस व्यक्ति के सहारे से जा रहा हूँ, तो मैं इसके सापेक्ष मोशन कर रहा हूँ और इसी के सापेक्ष जा रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको, मान लीजिए Q1 और Q2, तो जो R12 मतलब R12 वेक्टर जो मैं R1 की गति कर रहा हूँ वो 2 के क्या कर रहा हूँ, सापेक्ष कर रहा हूँ। यही कंडीशन सेम है कि मैं जो मोशन करूंगा इसके सापेक्ष करूंगा, इसी को देख करके करूंगा। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसी को हम किसी के सापेक्ष का नाम देते हैं, इसी को हम किसी के सापेक्ष का नाम देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो एक चीज देखो, अब एकांक सदिश, मैंने कहा कि इसमें दोनों में एक चीज तो है कि इन दोनों में एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या है, किसी एक सदिश से दूसरे सदिश पे ले जाना, वो क्या कहलाता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश ये होता है कि उसकी डायरेक्शन को दिखाता है कि ये इसका डायरेक्शन उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, उसको लिखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आर की स्थिति जो ये क्या दिखा रहा, पोजीशन को दिखा रहा। ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे डायरेक्शन दिखाना हो तब क्या करेंगे, तो उसकी हम एकांक सदिश दिखाते हैं। एकांक सदिश क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि R21 को ले लेते हैं, क्योंकि R21 को ले लेते हैं तो मैं क्या लिखूंगा कि R21 कैफ, इसको किससे दिखाते हैं, कैफ इज इक्वल टू R21 वेक्टर। इसका मतलब होता है R21 जो कैफ हुआ वो R21 वेक्टर का क्या है, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश। क्या मैंने कहा कि जो मैंने बोला कि R21 कैफ है वो R21 वेक्टर का एकांक सदिश है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहीं पर लिख दूं कि R21 कैफ, तो आप ये समझ जाना कि R21 की जो दिशा है तो वो किसी दिशा को दिखा रहा है, उसकी एक डायरेक्शन ही है। अगर मुझे डायरेक्शन बताना है कि हाँ उस वस्तु की डायरेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि इस Q1 की कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन है, चाहे इधर से चाहे इधर चाहे इधर से, और मुझको डायरेक्शन दिखाना है, तो मैं इसकी जो लेंथ होगी मान लेंगे तो R21 का कैफ, तो मैं ये बात जानूंगा कि इसका कैफ है। अर्थात जो Q1 की स्थिति है Q2 के सापेक्ष, इसकी कोई दिशा है इधर को, इसकी कोई दिशा है, जो एकांक सदिश में उसके दिशा को दिखाया जाता है, उसके दिशा को प्रूव किया जाता है। तो ये क्या होगा, R21 जो कैफ होगा वो R21 वेक्टर का क्या होगा, एकांक सदिश होगा। कंडीशन सेम। अब मैं बात कर रहा हूँ R12 का जो कैफ होगा वो बराबर होगा R12 के वेक्टर का, इसका क्या होगा, एकांक सदिश। इसका भी क्या होगा, का एकांक सदिश। क्या होगा, एकांक सदिश। क्या होगा, एकांक सदिश। इसका मतलब क्या हुआ कि R12 की भी कोई दिशा है, जो दो का जो दिशा है वो एक के सापेक्ष कहीं ना कहीं से है, मतलब दो की दिशा एक के सापेक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो की दिशा एक के सापेक्ष है। मान लीजिए ये Q2 है, तो जो दो की दिशा है वो इसके सापेक्ष है। अर्थात हमको अब ये सब वेक्टर ना दिखाने के बावजूद हम ये भी दिखा सकते हैं कि R12 का कैफ, हम इसको भी दिखा सकते हैं। इसको हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम जानते हैं, एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम जानते हैं, एकांक सदिश के नाम से जानते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकांक सदिश हमको मालूम रहना चाहिए कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। ये सारी वेक्टर हम पढ़ा देंगे आगे चल के, सब जीरो वेक्टर क्या है, ये सारे वेक्टर आगे अगर क्लास लेंगे तो पढ़ाएंगे। अन्यथा 11th की तो बेसिक क्लास हम बिल्कुल तक पढ़ाते नहीं, तो 12th की पढ़ाते हैं, तो इसलिए 11th तो ऑफलाइन ही चलता है, तो 11th के लिए तो उसके बाद जो है। अब आते हैं इस पर फोर्स। मैंने कहा बल, इसके बीच कोई ना कोई एक फोर्स लगेगा, इसके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आइए थोड़ा एक डायरेक्शन में समझा देते हैं। एक फिगर, उसी फिगर पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लीजिए एक है कोई Q1 एंड Q2, तो हमने बोला कि इन दोनों में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर चार्ज जैसे ना होता, जैसे कूलाम में क्या था, वहाँ पर चार्ज नहीं था, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, हमने उसको डिसाइड नहीं किया था ना, उसमें गिवन था कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, कि क्या है कि क्या नहीं है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं है, वो उसमें था। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या है, चार्ज सेम है, पॉजिटिव। तो हमने बताया था हमने बताया था कि जब चार्ज क्या है, तुम्हारा सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाएंगे। उसी प्रकार डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को खींचेंगे। कंडीशन सेम ले लो कि अगर मैं इसको भगाऊंगा, अगर इसके द्वारा इस पर धक्का लगेगा तो ये उस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और अगर इसके द्वारा इधर पे धक्का लगेगा तो ये किस तरफ जाएगा। अगर मैं इसकी Q1 की बात करूँ, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव Q1, तो ये किधर जाएगा, ये थोड़ा इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। समझा ना नहीं समझना। अगर Q1 जो आपका है वो रिपल्सन करेगा Q2 को, तो Q2 को जब ये रिपल्सन करेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और Q1 अगर Q2 को रिपल्स करेगा तो नीचे की ओर जाएगा, अर्थात इधर वेक्टर अलग हो जाएगा इधर। तो इसको क्या बोलेंगे, इधर फोर्स बोल देंगे, तो इधर भी क्या बोल देंगे, फोर्स बोलेंगे। इस पर किसके कारण फोर्स लग रहा है, इस पर किसके कारण फोर्स लग रहा है, तो अगर इसको नाम देंगे तो किसके कारण, F2 पर, 2 पर किसके कारण लग रहा है, 1 पर, तो F21। और इसको अगर नाम देंगे तो किसके कारण लग रहा है, F12, 1 पर 2 के कारण लगाया गया बल, अर्थात 1 पर 2 के कारण लगाया गया बल। तो आइए हम इसलिए इसको लिखा दिए थे, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा कि एक जो इधर को फोर्स लगेगा, एक क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा, और एक क्या करेगा, सॉरी इधर रेड से बना देते हैं, एक इधर को फोर्स लगेगा और एक क्या लगेगा, इधर को लगेगा, रिपल्सन करेगा। तो इधर को जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, F21, और इधर जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, F12। इधर को बोलेंगे F21, इधर बोलेंगे F12। तो क्या बोलेंगे, F21, इधर क्या बोलेंगे, F21, क्या बोलेंगे, F21। F21 का क्या मतलब होता है कि आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल। ठीक, आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगाया, अर्थात जब Q1 बल देगा तो Q2 ऊपर की ओर जाएगा। जब Q1 फोर्स रिपल्स मारेगा तो Q2 ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको बोलेंगे किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, Q1 के द्वारा, F। और किस पर लग रहा है, 2 पर, 2 पर किसके कारण फोर्स लग रहा है, F21। अर्थात कौन ऊपर भाग रहा है, F। कौन भाग रहा है ऊपर, 2, तो F21। और नीचे कौन भाग रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है, Q1 पर, तो F12। कौन लगा रहा है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगाया गया। अब मैं बात करता हूँ F12। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगाया
गया बल। क्या मैंने कहा कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल F21। कौन फोर्स लगा रहा है? 2। किस पर लगा रहा है? 1 पर। किस पर फोर्स लगा रहा है? 1 पर। क्या लगा रहा है? फोर्स। कौन लगा रहा है? 2। F12 आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं इसको हम एक वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 के कारण लगाया गया बल। तो हम क्या करते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? F21 कौन लगा रहा? एक डायरेक्शन ये इधर को, एक ऊपर। 2 डायरेक्शन है ना, एक इधर को फोर्स लगा रही है, एक उधर को लगा रही है। तो यहाँ पर 1-2 पोजीशन में करना, ये कि ये वाली इधर बढ़ जाएगी, ये वाली इधर बढ़ जाएगी। तो F21 और ये Q1 और Q2 है। तो किस पर लगा रहा है? Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है। तो इसका क्या, कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा? R21। इसका क्या हो जाएगा? R21। लेकिन क्या होगा कूलाम के नियम अनुसार? तो क्या लिखोगे? Q1 के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? R21 का कैफ। R21 का कैफ। हमने बताया कि इसकी मतलब क्या हुआ, जो 1 पर तो 2 पर 1 के कारण लगाया गया बल है, उसकी दिशा R21 कैफ है। मतलब 2 की दिशा 1 के सापेक्ष है। समझ में आया कि नहीं समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की दिशा 1 के सापेक्ष है। तो ये तुम्हारा हुआ पहला वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या लिखेंगे? अगर मैं लिखना चाहूँ कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या मैंने कहा कि F21 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी वही हुआ कि Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। और एक चीज देखो, एक चीज मैंने देखा कि F12। अब इस पर मैंने बात करना है, Q1 Q2, ठीक है ना? इधर यहाँ से Q1 Q2। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा रहा है? Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया फोर्स, अर्थात ये वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। तो यहाँ पर क्या हुआ? R12 का वेक्टर। ये क्या हुआ? इसका डायरेक्शन। और इसका एकांक सदिश ये हुआ। तो इसको अगर हम एकांक, अगर इसको डायरेक्शन फॉर्म लिखना चाहें तो R12 का कैफ लिख सकते हैं। तो K1 तो R12 का कैफ ये हुआ आपका। अर्थात जो 1 पर 2 के कारण लगाया गया फोर्स है, उसकी जो दिशा होगी वो 2 के सापेक्ष 1 की दिशा होगी। अर्थात इस पर जो दिशा होगी 2 की, वो 1 की दिशा होगी वो 2 के सापेक्ष होगी। ये दिखा रहा है। तो कंडीशन सेम ये हो रहा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने क्या प्रूव किया? मैंने इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। आइए अपने टॉपिक को चलते। यहाँ तक वेक्टर मैंने इन तीनों को क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। अब देखो, एक चीज देखो ना, देखो अब टॉपिक की ओर चलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अब मैं इसको लिख लिया। अब मैंने क्या कहा कि इसको क्या मैंने कहा, इन दोनों में जो फोर्स लगा, आवेश फोर्स, देखो R12 का जो वेक्टर हुआ, मान लीजिए कैफ, इसकी जो दिशा हुई, एक चीज मानना, इसकी जो दिशा हुई, तो समय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मैंने कहा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, कोई प्रॉब्लम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
जो R12 की कैफ हुआ, देखना मेरी बातों पर, R12 का जो कैफ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बराबर होगा R21 के कैफ। लेकिन एक चीज देखो, R12 इधर लग रहा है, R21 इधर लग रहा है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो R12 का कैफ वो बराबर होगा R21 के कैफ, वो भी R21 क्या होगा, निगेटिव होगा, वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। चूंकि क्या है, चूंकि दिशा में क्या है, ये विपरीत है, चूंकि दिशा में क्या है, विपरीत हैं, दिशा में क्या है, विपरीत हैं, डायरेक्शन में क्या है, विपरीत हैं। इसकी डायरेक्शन इधर को है, उसकी डायरेक्शन उधर को है, इसलिए R12 का जो कैफ होगा वो बराबर तो होगा R21 के, लेकिन माइनस होगा। तो सेम कंडीशन अगर रखें, अगर F21 की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ F12 की, F12 फिर Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल, तो F12 ये बराबर होगा तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर। अब मैंने कहा कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो R21 कैफ हो जाएगा ना, इसका लेते, इसी को पहले पकड़ते, F12 Q1 पर Q2 के कारण लगाया बल, पहले हम Q1 को पकड़ लेते हैं। तो Q1 पर तो मैंने कहा इधर रख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, माइनस उधर रख नहीं सकते इसलिए माइनस को इधर ले आते हैं, R21 का कैफ, ये बराबर होगा, समझना है। सिमिलरली इसी प्रकार जो तुम्हारा F12 होगा वो वेक्टर बराबर होगा माइनस का F21 पर, ये वेक्टर क्या होगा, बराबर होगा माइनस का F21 पर। अगर इसको ले लें तो लिख लें F21 का वेक्टर जो बराबर होगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर R21 का कैफ, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इसलिए क्या हो गए, माइनस हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या कह रहा है, कूलाम का जो बल हुआ, यहाँ समझना है ना, कूलाम का जो बल हुआ, अर्थात कूलाम बल जो हुआ, कूलाम बल गति के तृतीय नियम का पालन करता, अर्थात कूलाम बल जो हुआ आपका वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति का तृतीय नियम क्या कहता है, जितना वो उधर को झटका देगा उतना ही इधर को देगा। कंडीशन क्या होगा, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी माइनस में, ये भी, ये इसके माइनस में है, ये इसके माइनस में, अर्थात F12 माइनस होगा F21 का और F21 बराबर होगा माइनस F12 का, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इस प्रकार से आज तुम्हारा सदिश, कूलाम बल का सदिश निरूपण फिनिश होता हुआ। कल फिर पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, इन सारी चीज़ों पर फिर अध्ययन करेंगे। कैसे लगा मैं जरूर बताइए। जय हिंद, जय